कक्षा 11 एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में कृषि का परिभाषा, कृषि के शाखाओं के बारे में हमने बात की थी। आज के हम वीडियो में बात करेंगे भारतीय कृषि का क्या महत्व है। इसी टॉपिक के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी विद्यार्थी क्लास करते रहते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए क्लास आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो मिनिमम टारगेट है 50 लाइक का, जल्दी से 50 लाइक कर देना, क्योंकि आपने जो मैंने पोल कम्युनिटी पोस्ट किया था उसमें 51 जिन्होंने आंसर दिया, तो कम से कम 50 लाइक तो होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, तभी सेकेंड क्लास आपको आएगी। तो हम शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर 1 भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व, शाखाएं एवं क्षेत्र, जिसमें हम आज का टॉपिक है भारतीय कृषि का महत्व। इसमें मैंने सबसे पहले बेसिक पॉइंट लिखा है, यहाँ पर समझिएगा। भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। यहाँ क्या होता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायु वेग का स्तर अलग अलग चेंज होता रहता है। पॉइंट को समझिए, भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब बदलाव। तो यहाँ क्या होता है कि अलग अलग भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायु वेग जो है वो अलग अलग स्तर पर क्या होता है, बदलता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या आता है कि भारतीय कृषि का महत्व किस आधार पर है। तो नंबर 1 है मानसून आधारित खेती। मानसून आधारित खेती में देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, भारत में, ये इस शब्द को काट दीजिए, भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं, जिससे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। क्या होता है, भारत में वर्ष में 6 माह, टोटल 6 माहों में बैठा हुआ है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि दिसंबर से जनवरी माह में भी वर्षा होती है। तो 6 12 महीने होते हैं, तो 6 महीनों में दोनों को 6 महीनों में विभाजित किया हुआ है। तो अगले 6 महीने जो होते हैं उन अधिकांश जो क्षेत्र होते हैं उनमें जून से अक्टूबर माह तक क्या होती है, वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, दिसंबर जनवरी माह, यानी कि जब ठंड का समय शुरू हो जाता है उस समय भी बरसात होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत के अधिकांश किसान क्या करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं। क्या करते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत व सतही सिंचाई स्रोत भी मानसून की वर्षा जल से परिपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ कुएं ऐसे भी होते हैं, कुछ बावड़ियाँ ऐसी भी कुएं होती हैं जो एनीकट भी होते हैं, जो क्या होते हैं, वर्षा के जल से भरते हैं। उनमें जो क्या होता है, कुछ तालाब ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा कहीं कहीं पर। तो जब वर्षा होती है तब वो तालाब जो होते हैं उनमें पानी परिपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्षा नहीं आ पाती है, जिससे क्या होता है, तालाब खाली रह जाते हैं। तो इस समस्या से क्या होता है कि किसान सिंचाई नहीं कर पाता है, और जब इस प्रकार की वर्षा हो जाती है और पानी बढ़ जाता है तो किसान क्या करता है, भूमिगत और सतही सिंचाई विधि, यानी कि नालियाँ बनाकर पाइप के द्वारा इन सभी माध्यम से क्या करता है, किसान सिंचाई करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि वर्षा की अनियमितता या कमी से खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब वर्षा नहीं हो पाती है उस समय में क्या होता है कि खेतों में पानी नहीं मिल पाता है, सिंचाई नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में फसलों पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है, या तो फसल सूख जाएगी, या फसल की पत्तियां जो होगी या फूल वाला जो पार्ट होगा वो मुरझा जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, फसलें खराब हो जाएगी। अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने पर पैदावार भी अच्छी होती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पानी की कमी होने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों तक खेत को अच्छी जुताई करके खुला छोड़ देते हैं। तो बुआई से लेकर उपज की प्राप्ति तक हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। जब हमने बुआई कर दी तो बुआई के 7 से 12 दिन बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिंचाई शुरू करते हैं।
और जैसे गेहूँ जैसी फसल में 21 दिन फर्स्ट सिंचाई करते हैं, जब बुआई के 21 दिन बाद में पहली सिंचाई करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि फसल की बुआई से लेकर उपज तक हम क्या करते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, जब वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई नहीं कर पाएंगे, और सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी, पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जिससे क्या होगी, फसल प्रभावित होगी, फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो मानसून पर आधारित पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मानसून पर आधारित खेती किस प्रकार से होती है। अब दूसरा है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। भारत में 70% लोग खेती करते हैं। कितने प्रतिशत? 70% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। इससे जहाँ एक और रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलते रहते हैं। इससे जहाँ एक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते रहते हैं। लेकिन अकाल पड़ने पर, फसल खराब होने पर खाद्यान्न फसलों में क्या होती है, कमी आ जाती है। क्या होता है कि अकाल पड़ने पर या फसल खराब होने पर खाद्यान्न फसलों में कमी आ जाती है, या खाद्यान्न फसल पैदा नहीं हो पाती। उस समय में क्या होता है कि ये सभी जो अवसर पर्याप्त मात्रा में जो मिलते हैं, वो सभी अवसर मिलना बंद हो जाते हैं। तो आई होप दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या होता है कि अगर अकाल पड़ गया और खाद्यान्न फसलों में कमी आएगी तो क्या हो जाता है, संकट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत तकनीकी। परंपरागत तकनीकी में क्या होता है कि समझेगा कि जैसे आपके दादा से खेती करते करते पापा के बाद में आप, तो इस तरह से जो परंपरागत तकनीकी जो चलती आ रही है, तो उस तकनीकी को यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं। परंपराओं से पुराने समय से चली आ रही है, खेती को करते रहे। किसान को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता हुआ आया है और मिलता रहेगा, जिससे अनुभव व कौशल से वहाँ क्या होता है, परिपूर्ण होता है। उसे कृषि करने का एक अलग से अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है कि नवीन तकनीकी का उसे ज़्यादा पता नहीं होता है। नवीन तकनीकी के बारे में वो नहीं जानता। वो सिर्फ पुरानी विधियों को अपने पूर्वजों से सीखी, पापा से, दादा से जो भी सीखा है, उसी तरीके से अपनी कृषि कार्य करता है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वहाँ नहीं कर पाता है। अब देखिए, पुरानी तकनीकी का उपयोग करता, एक समय में पुरानी तकनीकी से अच्छी उपज मिलती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि नवीन तकनीकी का प्रयोग करके जो अभी के जो नवीन जो लड़के हैं, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाते, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाते हैं। अब वह कुछ मात्रा में उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती में सुधार कर रहा है। अब उसने जब एंडिंग समय आ गया, तब उसने क्या किया कि थोड़ा सा प्रयास किया कि उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके मैं कृषि में कुछ सुधार लाऊं। तो आई होप परंपरागत तकनीकी क्या थी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, बड़े आराम से पढ़िए, किसी तरह का कोई लोड नहीं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, खाद्यान्न फसलों की अधिकता। भारत के किसान अपनी आवश्यकता को देखकर खेती में फसलों का चयन करते हैं। उसे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है। समझेगा पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के अधिकांश किसान क्या करते हैं कि अपनी जो आवश्यकता है, अपनी जो आवश्यकता मतलब कहने का मतलब है कि जिससे वो एक अच्छी आय प्राप्त कर सके, तो वो क्या करेगा, उसी फसल को चयन करेगा जिससे वो अधिक मात्रा में आय प्राप्त कर सके और उसको उस फसल से खाने के लिए भी वो प्रयुक्त मात्रा में उसको मिल सके। तो ऐसी फसलों का चयन करते हैं, जिसमें वो किस फसल का चयन करता है, सबसे पहले प्राथमिक फसल में नंबर 1 पर खाद्यान्न फसलों का चयन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसीलिए किसान अनाज वाली फसलों को ज़्यादा मात्रा में बोता है। दलहन, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है, जिससे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए किसान की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और ये सब होती है। तो रोटी, कपड़ा इत्यादि प्राप्त करने के लिए किसान क्या करता है कि अपनी जो प्राथमिक जो फसल है, जैसे रोटी के लिए गेहूँ हो गया, बाजरे की रोटी होगी, मक्का इत्यादि का प्रयोग फसल को उगाता है। प्रयोग का मतलब मेरा यही है कि फसलों को उगाना। और वो क्या करता है कि रोकड़ फसलों में
एक वस्त्र वाली फसलों में रोकड़ फसलों को तो वो नहीं उगाता है, जिससे उसे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है, लेकिन वो वस्त्र के लिए कपास, जूट इत्यादि की फसलों को उगाता है, जिससे उसे अधिक मात्रा में वस्त्रों के लिए प्रयुक्त फसल मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला, रोजगार का प्रमुख साधन। पांचवा पॉइंट, भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन है। भारत में जितने भी कृषि आधारित उद्योग जो हैं, जैसे डेयरी हो गया, उसके बाद में कपास उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, ये सभी क्या है, गन्ना उद्योग हो गया, ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित रोजगार के साधन है। अब अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़ या फसल खराब होने पर लोगों का बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है। जैसे अकाल पड़ गया या फसल खराब होगी, इससे क्या होगा कि जो हमने रोजगार के अवसर, कृषि आधारित जो रोजगार के अवसर थे वो सभी खराब हो गए। तो अब फसल खराब हो गई, फसल नष्ट हो गई या अकाल पड़ गया, तो इस स्थिति में फसल उत्पादन करना तो असंभव है। तो इससे क्या होगी, जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो साधनों के माध्यम से नहीं चला पाएंगे, तो उनमें क्या होगी, कमी आ जाएगी और रोजगार के स्तर जो होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे किसान क्या करता है, मजदूर कर्जदार हो जाता है। किसान वो क्या हो जाता है, मजदूर बन जाता है और उस पर कर्जा इतना हो जाता है कि वो कर्जदार हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, अतः अन्य रोजगार के अवसर वहाँ खोज नहीं पाता। यह पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, समझिए कि किसान, एक तो यदि कृषि आधारित रोजगार के जो अवसर थे वो बंद हो गए, प्रमुख साधन जो था जिससे वो आमदनी प्राप्त कर रहा था वो सभी अकाल या फसल खराब होने से नष्ट हो गए। लेकिन किसान क्या हो गया, मजदूर बन गया, कर्जदार हो गया, उसके ऊपर कर्जा आ गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि शिक्षा को इतना नहीं मानते हैं, जिससे वो क्या होता है कि शिक्षा का उसे ज्ञान नहीं होता है और शिक्षा के प्रति जागरूकता उसमें नहीं होती है, तो वो अन्य रोजगार के जो अवसर होते हैं, जैसे प्राइवेट नौकरी कर ली, कुछ अन्य ऐसे बिजनेस कर लिए, उनके बारे में वो जान नहीं पाता है, खोज नहीं पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो रोजगार के अवसर जो थे, स्तर जो थे, वो सभी प्रभावित हो गए या नष्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, पॉइंट नंबर 6। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत के 70% लोगों से कृषि उपज के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार को आय प्राप्त होती है। अब देखिए भारत के 70% लोग कृषि करते हैं, हमने ये फर्स्ट पॉइंट में भी जाना। तो इस व्यापार से क्या होता है कि सरकार विभिन्न माध्यम से कर वसूली करती है, जैसे जीएसटी हो गया। तो इस प्रकार के टैक्स लगाकर अन्य मात्रा में सरकार क्या करती है, कर वसूल करती है, जिससे सरकार को क्या होती है, आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती हैं तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होती है। यदि कभी कभार क्या हो गया, अकाल पड़ गया या फसल खराब होगी कीटों के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, अन्य किसी कारणवश, तो उस समय क्या होगी, हमारी राष्ट्रीय आय भी जो होगी वो प्रभावित होगी, जिसे हम नेशनल इकोनॉमी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध ही डेयरी का आधार है। अब समझिए यहाँ पर भारत में क्या होता है कि अधिकांश किसान खेती के साथ में पशु को पाला करते हैं, जिससे प्राप्त दूध के द्वारा डेयरी उद्योग करते हैं, डेयरी शॉप खोलते हैं, डेयरी के माध्यम से व्यापार करते हैं, दूध को बेचते हैं, दही को बेचते हैं, घी को बेचते हैं, मक्खन तैयार करते हैं, पनीर तैयार करते हैं। तो इस तरह से वो अपने व्यापार को चलाते हैं। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसल अवशेष को पशु चारे के रूप में प्रयोग करता है। अब किसान ने क्या किया, फसलों कृषि के साथ साथ में पशुपालन शुरू किया। अब पशु को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो किसान क्या करता है कि जो चारे के जैसे फसल को थ्रेसर में निकाला और बचा हुआ जो भूसा तैयार हुआ उसे क्या करता है, पशु चारे के रूप में प्रयोग करता है। अगला पॉइंट देखिए, खाद्यान्न उपलब्धता। हमारे यहाँ खेती उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देता है। हमारे यहाँ खेती की उपज इतनी होती है कि हम
जो किसान है वो गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा इन सभी के माध्यम से क्या करते हैं कि देश को अनाज की पूर्ति कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ गई। जब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तब क्या हुआ, हमारे खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो कई गुना बढ़ गई है, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया है। देश क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। जब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ये आया था 1966 से 1967 में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख दीजिए 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, ये जब आई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय से क्या हुआ कि हमारे खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ गई, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में हमारा देश क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। भारत अन्य देशों में खाद्यान्न को बेचता भी है, जिससे वो क्या करता है, आय प्राप्त करता है। अब देखिए अगला पॉइंट, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। भारत में कपास, जूट का उत्पादन बहुतायत से होता है, अतः वस्त्र उद्योग के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल देश के किसान उत्पादित कर देते हैं। यहाँ पर समझे, मैंने अभी आपको बताया था कपास और जूट के बारे में। तो भारत में क्या होता है, कपास और जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। बहुतायत का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में। अतः वस्त्र उद्योग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल एक किसान तैयार कर देता है, उत्पादित कर देता है, जिससे वस्त्र उद्योग जो उद्योग चल रहे हैं उनमें भी कमी ऐसी आती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पशु चारा उपलब्धता। किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को सूखे चारे के रूप में किसान संग्रहित करता है। किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को क्या करता है, सूखे चारे के रूप में क्या करता है, संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। साथ ही खेत में हरे चारे को उगाकर पशुओं को उपलब्ध कराता है। अब हरे चारे के रूप में जैसे सूरन घास, बाजरा इत्यादि का क्या करता है, फसलों, इन फसलों को क्या करता है, उगाता है। यह भी बाजरा, ये भी चारे वाली फसलों के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिससे देश में पशुपालन और डेयरी उद्योग का विकास भी तेजी से बढ़ रहा है। अगला पॉइंट 11वां, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। भारत में दलहन, तिलहन, वस्त्र, डेयरी, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, फसल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। भारत में जो दालों का, तिलों का, वस्त्र का, डेयरी का, जूट का, चीनी का, फल सब्जी प्रसंस्करण, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब हमारे चैनल पर टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो पढ़िए उसको। इन सभी के लिए क्या करता है कि किसान कच्चे माल की खेती कर लेता है और इतनी मात्रा में कर लेता है कि इसकी कमी नहीं आने देता है। नेक्स्ट वन देखिए, मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। हम जब मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर इनका उत्पादन यदि करते हैं तो वो दाल उद्योग जो होता है उनमें कच्चे माल को प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी तरह देखिए तिल, मूंगफली, सरसों के उत्पादन से खाद्य तेल के उद्योग चलते हैं तथा कपास व जूट से वस्त्र उद्योग चलता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि हमने बात की थी क्या, ये मूंग, उड़द और इनसे क्या होता है कि जो दाल के जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो फैक्ट्रियाँ चलती हैं। लेकिन तिल, मूंगफली, सरसों इनका उत्पादन करने से क्या होता है कि तेल के जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो सभी चलती हैं और कपास और जूट से वस्त्र उद्योग यानी कि जो हमारी वस्त्र तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ वो चलती रहती। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब देखिए, भारत में अच्छे मानसून से पर्याप्त वर्षा होने पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है, जिससे अधिकांश बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है कि भारत में अच्छा मानसून यदि रहा तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुई तो कृषि उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है, जिससे अधिकांश जो बेरोजगार जो किसान होते हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, विदेशी व्यापार व निर्यात। विदेश से व्यापार व निर्यात हमारे देश के फल, सब्जी, पुष्प, अनाज, दलहन, तिलहन के प्रसंस्करण के पश्चात उनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत के काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हैं। हमारे देश के माध्यम से क्या होता है कि फल, सब्जी, फूल, अनाज, दलहन, तिलहन का प्रसंस्करण करके, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि उनको
नमी रहित करके एक डिब्बे में पैक करना प्रसंस्करण कहलाता है। तो नमी रहित डिब्बे में कैसे पैक किया जाता है कि धूप में सुखाकर अच्छे डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 अबोव, तो इस प्रकार से प्रसंस्करण प्रिजर्वेशन करके उसको एक डिब्बे में पैक करके और अलग अलग देशों में उनका निर्यात किया जाता है, जिससे क्या होता है भारत को काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला लास्ट पॉइंट है देश की आर्थिक विकास में योगदान। देखिए, जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ता है तो घरेलू बाजार में तथा विदेशी व्यापार में उसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उसके घरेलू बाजार और विदेशी व्यापार में लेन देन इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि उसे सरकार को क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर्ज होते हैं वो काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है कि भारत में कृषि व कृषि आधारित उद्योगों से आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है अधिक मात्रा में वृद्धि होती है, उनकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो यही हमारे भारतीय कृषि का इतिहास, महत्व, शाखाएं एवं क्षेत्र हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। जैसे क्लास आएगी क्लास के साथ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास कैसी लगी। 50 लाइक का टारगेट मत भूलना, अन्यथा नेक्स्ट चैप्टर 2 नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।